नमस्कार। चूरू लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? क्या राहुल कसवा चुनाव जीत जाएंगे या देवेंद्र झाझड़िया बाजी मार जाएंगे? विश्लेषण आंकड़े क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है? जनता ने आंकलन तो निकाल लिया, अलग अलग पार्टियों ने, भाजपा ने अपना आंकलन निकाला है तो कांग्रेस ने अपना आंकलन निकाला है। दोनों ही पार्टियां अपने जीतने का दावा कर रही हैं। भाजपा के समर्थक कितने वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक कितने वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। रात दिन सट्टा बाजार में भाव चल रहा है तो सट्टा बाजार क्या कह रहा है? क्या राहुल कसवा के टिकट कटने की सिंपैथी वोट में तब्दील हो पाई या भाजपा के अंदर भीतर घात होगा? आखिर लोकसभा चुनाव 2024 चूरू के चुनाव में जयचंद कौन होगा? कई सवाल मन में होंगे। कौन से शहर से भाजपा कितने आगे जा रही है तो कांग्रेस कहां से कितने आगे जा रही है? क्या पार्टी जाट एक लामबंद होकर कांग्रेस को वोट डाल गए या बाद में बंट गए? कई सवाल होंगे कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई तो क्या भाजपा के लिए नुकसान है या बाद में राहुल कसवा की वोटिंग कम हुई, भाजपा के कोर वोट पूरे पड़ गए? इन तमाम विश्लेषण आंकड़ों पर चर्चा करते हैं कि कौन सी पार्टी के समर्थक कितने वोट कहां से किस शहर से मान रहे हैं, वो अपनी कितनी जीत का दावा कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। राहुल कसवा और बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया के चुनाव को लेकर कई वीडियो बनाए हैं। चुनाव बड़ा शानदार चला, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, तो कहीं पर काका आया तो कहीं भतीजा आया, बहुत सारी बातें चली, लेकिन आखिर उन बातों पर विराम तो लग गया। अब चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आंकलन जनता रात दिन कर रही है। क्या मीडिया के सामने जो पहले बयान दिए गए, मीडिया कैसे गोदी मीडिया पलटती हुई जा रही है। गोदी मीडिया पहले राहुल कसवा को जीतने का बता रही थी, धीरे धीरे चुनाव होने के बाद टक्कर में आते आते कहीं ना कहीं चुनाव फंसा हुआ बता रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? क्या बीजेपी के अंदर भीतर घात नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि बीजेपी के अंदर भीतर घात हो गया तो क्या हुआ? कहां कितने वोटों का? आइए देखते हैं विश्लेषण क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी में भीतर घात हो गया? क्या बीजेपी नेताओं के गांव और बूथ का विश्लेषण होगा कि वहां पर बीजेपी कितने पीछे और आगे रही? रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं। क्या चूरू के विधायक हरलाल सारण के गांव में कितने वोट पड़े, वहां बीजेपी आगे या कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल होगा आपके मन में। यहां इन तमाम आंकड़ों को अपना एक अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे। राहुल कसवा के समर्थक आज कुछ और लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जयचंदों के बीच जयचंदों की बात करने वाले आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में कहां पर कौन जयचंद होगा? बीजेपी के चूरू के नेता एक बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के कार्यालय और वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे तो राहुल कसवा के समर्थक लिख रहे हैं कि जयचंद कौन है, क्योंकि राहुल कसवा अपने मन से बार बार कह रहे थे कि जयचंदों की बात करने वाले जयचंदों के बीच में ही रहते हैं। तो आखिर क्या लोकसभा चुनाव बाड़मेर में कोई जयचंद होगा? भाजपा का एक नेता चूरू का रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के दिखाल कैलाश चौधरी के वहां तो फोटो नजर नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी है जो बीजेपी से बगावत है। क्या जाति के आधार पर अपना एक समर्थन दिया? तो बाद में दिक्कत क्या है, चूरू के अंदर यदि राहुल कसवा ने नरेंद्र गुडानिया का समर्थन दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अभी बहुत बार उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मैंने कोई समर्थन नहीं दिया। भले ही अलग अलग पार्टियां, दोनों कांग्रेस और बीजेपी अपनी सीट का दावा खेल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आखिर है क्या? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? राजगढ़ के अंदर सादलपुर में पहले तो कांग्रेस पीछे जा रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा क्या होता है, वहां पर कांग्रेस आगे आ जाती है, क्योंकि वहां पर बसपा पार्टी छोड़कर जो शिवसेना ज्वाइन करते हैं उससे अलग ही प्रभाव पड़ा, जहां पर कांग्रेस आगे आ जाती है। पता नहीं चलता राजनीति के अंदर कब क्या घटना घटित हो जाए, जनता क्या मूड बना ले। लेकिन इन तमाम आंकड़ों पर सवाल करते हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई जगह सफर किया, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जानी, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं। मैंने एक विश्लेषण जो किया
उस विश्लेषण को बताना चाहता हूं। मैंने नौहर के कुछ बंदों से बात करी, वहां पर कई जगह तो बीजेपी के पार्टी के एजेंट ही नहीं बैठे। मुझे जो एक नौहर के बंदे ने बताया, वहां पर 5,000 के समथिंग वोट थे, 3,000 के समथिंग पोलिंग हुई, लेकिन वहां पर उस गांव में बीजेपी का कोई एजेंट ही नहीं बैठा। क्या वास्तव में ऐसे ही हालात है? बीजेपी दावा कर रही है कि हम रतनगढ़, भादरा और तारानगर से हम आगे आ रहे हैं। क्या रतनगढ़, भादरा और तारानगर टक्कर में है? कांग्रेस कह रही है कि हम सारे लोकसभा क्षेत्र से ही आगे आ रहे हैं चूरू के, चाहे कौन सा ही एरिया उठा लो। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता अलग अलग जगह पोस्ट या वो लिख रहे हैं, उनका आया है कि कांग्रेस कहां कितने आगे है, वो आंकलन निकाल कर पेश कर रहे हैं कि भाजपा 2,000 वोटों से लोकसभा में जीत रही है। क्या वास्तव में भाजपा 2,000 वोटों से जीत रही है? चूरू लोकसभा चुनाव आंकलन क्या कहते हैं? जाट के वोट कितने हैं, कितने क्या हैं? क्या SC ST का फायदा कांग्रेस को एक तरफा मिला, जाट एक तरफा वोट डाला? क्या बीजेपी में भीतरघात? बीजेपी में भीतरघात की बात करूं तो जब नौहर और वहां से मैंने बात की तो वहां के लोगों ने बताया कि जो जाट नेता, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो दिन में जाते तो बीजेपी के रैलियों में और उनके भाषण में सुनने जाते, लेकिन रात को आकर अपने घर बैठकर अपने दोस्तों से, परिवार में यही कहते, वोट तो राहुल कसवा को ही देना है। यदि ऐसा हुआ है तो बीजेपी के अंदर भीतरघात होगा। बताने को तो यह भी बताया गया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मटोरिया साहब भी राहुल कसवा को ही वोट दिलाने में थे। बात तो यह भी आता है कि बीजेपी के नौर भादरा के लगभग नेता सारे ही राहुल कसवा को वोट दिलाने के समर्थन में थे, घूम तो बीजेपी के साथ रहे थे। क्या ये भीतरघात होगा? क्या जयचंद होगा कोई घोषित? लेकिन ये अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि वोटिंग कितनी प्रतिशत हुई, क्या हुआ? चूरू लोकसभा चुनाव में 2019 के अंदर 65.65% वोटिंग हुई, तब लगभग 20 लाख वोट थे। 2024 के अंदर लगभग 22 लाख वोट हो गए, जिसमें 62.98% वोटिंग हुई, जिसमें 2.67% वोटिंग कम हुई। लगभग 70,000 के बीच लगभग 70,000 के वोट हैं वो कम पड़े 2019 की तुलना में। वोटिंग प्रतिशत से जब वोट में निकालेंगे तो एक अनुमानित आंकड़ा आता है कि 70,000 के समथिंग वोट कम पड़े। हरलाल सारन चूरू के विधायक हैं, उनके गांव में वोट हैं 2866 लोकसभा में, विधानसभा में 2876 थे। पोलिंग हुई 2730 की 94.92% पोलिंग हुई, लेकिन लोकसभा में 2009 वोट पड़े, ये पोलिंग कम हुई। ये हरलाल सारन चूरू से 6874 वोटों से जीते थे विधानसभा चुनाव। जब चूरू के इस हरलाल सारन के गांव खांसोली से मैं जब कई लोगों से चर्चा की, जब रिपोर्ट ली, तो वहां ये पता आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 100 वोटों से 200 वोटों के लगभग बीजेपी से आगे आएगी। जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी लीड थी इस गांव से, वहां पर कांग्रेस आगे आ रही है, तो कहीं ना कहीं टिकट कटने की सिंपैथी राहुल कसवा के साथ जुड़ी है, वोट में तब्दील रही है। कहीं ना कहीं इस गांव में जाट काफी है, SC ST जाट का वोट राहुल कसवा को पड़ा है। इस गांव की जब रिपोर्ट ली तो सामान्य के वोट बीजेपी को ही गए हैं, लेकिन जाट फैक्टर और SC ST दलित के वोट राहुल कसवा को गए हैं। जो वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा एक देखें, जो वार्ड वाइज, बूथ वाइज कुछ एक एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया, उसमें आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट जो सामान्य कैटेगरी के हैं उन्होंने कहीं डाले नहीं, उनकी वोटिंग कम हुई। और जो जाट और SC ST के वोट हैं, दलित के और मुस्लिम के वोट लगभग पड़े हैं।
ब्राह्मण और राजपूत समाज का लगभग वोटिंग हुआ है। ब्राह्मण और अन्य जो है उन्होंने दोनों तरफ ही जाट देखकर वोटिंग करने ही नहीं गए। ये देखने को मिला है, सुनने को मिला है। हकीकत तो जब 4 जून को आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन चूरू के अंदर मुस्लिम वोटर का प्रतिशत कुछ वार्ड में थोड़ा कम रहा, उतना नहीं हुआ जितना रफीक मंडेलिया जब चुनाव लड़ते हैं तब हुआ। वो थोड़ा फर्क तो रहता है इतना तो, क्योंकि अरब कंट्री और विदेशों में काफी रहते हैं, वहां से नहीं आए होंगे। लेकिन यदि बात की जाए, मैं विधानसभा वाइज चर्चा करूंगा, उससे पहले थोड़े जातिगत समीकरण पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद उस पर आऊंगा। सामान्य के वोट हैं लगभग राजपूत ब्राह्मण, और सामान्य के लगभग वोट 90% बीजेपी को गए हैं। 10% मैक्सिमम अधिकतम कांग्रेस को गए हैं। मूल ओबीसी के वोट बीजेपी को 65% गए, कांग्रेस को 35% गए हैं। जाट के वोट 20% बीजेपी को गए, 80% के लगभग गए कांग्रेस को गए हैं। SC ST के वोट 40% ही बीजेपी को जा पाए, ज्यादातर कांग्रेस की साइड चले गए। मुस्लिम 2% भी बीजेपी को नहीं मिले, 98% वोट कांग्रेस को गए हैं। अब ये एक इसमें आता है आंकड़ा जिसमें मूल ओबीसी में प्रजापत सैनी ये लगभग बीजेपी की ही तरफ गए हैं, लेकिन SC ST का वोट है। राजगढ़ के अंदर क्या होता है, सादुलपुर में जो न्यांगली है, जो विधायक हैं वो पहले बसपा से हैं, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। ये लगभग 1-2 दिन पहले ज्वाइन होती है। जैसे ही बसपा के जो SC ST के वोटर थे वो सारे के सारे भाजपा की तरफ ना जाकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए जैसे ही न्यांगली वो ज्वाइन करते हैं, और उसका नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं हो गया। जहां पर राजगढ़ सादुलपुर में यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस आगे आना मुश्किल है, आएगी तो बहुत कम वोटों से आएगी, लेकिन वहीं पर कांग्रेस काफी आगे आ रही है। वो वोट बीजेपी की तरफ ना जाकर कांग्रेस की तरफ जाने से, न्यांगली के वोट पार्टी अलग ज्वाइन करने से काफी प्रभाव पड़ गया चुनाव पर। लेकिन राहुल कसवा के समर्थक और सूत्रों से पता चला, राहुल कसवा अपनी जीत लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा मांग रहे हैं, कि उनका कहना है कि हम 2 लाख ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन अलग अलग जगह कहां कितना लीड कर रहा है, यदि आंकड़े देखें, बीजेपी की गणित क्या कहती है, उसके बाद कांग्रेस की गणित पर आते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं उनके आंकलन क्या कहते हैं, सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी कितनी जीत मानकर चल रही है, कौन से शहर से कितना आगे मानकर चल रही है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि नौर से कांग्रेस 12,000 वोटों से आगे रहेगी, राजगढ़ से 6,000 वोटों से आगे रहेगी, चूरू से 6,000 वोटों से, सरदासर से 6,000 वोटों से, सुजानगढ़ से 6,000 वोटों से, ऐसे 36,000 वोटों से यहां पर कांग्रेस लीड करेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि भादरा से 14,000 बीजेपी आगे रहेगी, तारानगर से 11,000 बीजेपी आगे रहेगी, रतनगढ़ से 17,000 बीजेपी आगे रहेगी, लगभग 38,000 वोटों से बीजेपी आगे रहेगी। जब इसका पूरा देखा जाए तो बीजेपी 2,000 वोटों से जीत रही है। ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह डाला, तो इनका कहना है कि 2,000 वोटों से, लेकिन बीजेपी अलग जगह कह रही है कि हम 40,000 50,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस रतनगढ़ और भादरा और तारानगर, यदि भादरा के अंदर बीजेपी के नेता भीतरघात हो गया तो वहां पर बीजेपी को कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है, जहां टक्कर बताई जा रही है। रतनगढ़ की बात करें तो रतनगढ़ शहर के अंदर वोटिंग हुई है, गांव में कम हुई है। कांग्रेस का लोगों का कहना है कि बीजेपी रतनगढ़ के अंदर जो सामान्य के वोट हैं, ब्राह्मण और उनके वोट नहीं डले, वो किसी को नहीं डाला, इसलिए कांग्रेस को फायदा हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि हम रतनगढ़ में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आगे रहेंगे या टक्कर में रहेंगे। तारानगर के अंदर ये बीजेपी आगे मान रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तारानगर में वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा है विधानसभा से, लेकिन जहां जाट के वोट ज्यादा है वहां पर नहीं बढ़ा, वहां कम ही रहा है। लेकिन कुछ जगह बढ़ा है तो कुछ बीजेपी के कोर वोट ज्यादा डाले हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि हम 9,000 वोटों से विधानसभा में जीते थे, लेकिन उतने तो नहीं, लेकिन 4 से 5,000 वोटों से। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट में
एक तारानगर के थे, उनका मैंने जब चर्चा चल रही थी, यात्रा कर रहा था, तब सुना उन्होंने कहा कि 9,000 वोटों से तो हम नहीं जीतेंगे, कांग्रेस लीड नहीं आएगी, बट 4-5,000 वोटों से आएगी, अन्यथा बराबर होके रह जाए, कुछ ना कुछ आगे ही रहेंगे। जो बीजेपी का वोट बढ़ा है तो इतना ही बढ़ा है, बाकी कांग्रेस का वोट एक तरफा गया है, जो विधानसभा में गया वैसा ही यहां पर गया है। अब रतनगढ़, भादरा और तारानगर के अंदर ये हुआ, सरदारसर के अंदर वोटिंग कम होने से जो सामान्य के वोट किसी को नहीं डले, और ओबीसी SC ST के वोट डालने से, जाट के वोट डालने से सरदारसर में कांग्रेस को फायदा हो गया। लेकिन बात आती है, थोड़ा सा आंकलन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर भी है। चूरू के अंदर लगभग 2,57,000 के लगभग वोट हैं, जिसमें से 1,67,000 वोट पड़े। एक अनुमानित आंकड़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें कांग्रेस को 86,000 वोट मिलने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी को 77,000, नोटा को लगभग 4,000, तो लीड बताई जा रही है कांग्रेस की 9,000 वोटों से चूरू से। ऐसे ही राजगढ़ से 2,49,000 के लगभग वोट हैं टोटल, तो इसमें से 1,61,000 पोलिंग होती है, तो इसमें से 90,000 कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, बीजेपी के 68,000, तो 3,000 नोटा को। तो राजगढ़ से 22,000 वोट कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जब से बसपा के शिवसेना ज्वाइन करने से काफी फायदा कांग्रेस को हुआ है और लीड हुई है इतनी। तारानगर में 2,63,000 के लगभग वोट है, उसमें से 1,80,000 पड़े, 93,000 कांग्रेस को, तो 84,000 बीजेपी को, 3,000 नोटा को, तो 9,000 वोटों से कांग्रेस आगे बताई जा रही है। जितना विधानसभा से था उतना, कुछ का कहना है कि उतना नहीं, थोड़ा कम रहेगा टक्कर, बीजेपी यहां से अपने आप को आगे मान रही है। सरदारसर से लगभग 3 लाख वोट है, वहां पर 1,73,000 की पोलिंग होती है, 90,000 कांग्रेस के, तो 79,000 बीजेपी के, 3,500 वोट नोटा के, तो 12,000 की लीड कांग्रेस की। सुजानगढ़ से 2,93,000 के लगभग वोट, तो 1,71,000 की पोलिंग होती है, तो 91,000 बीजेपी कांग्रेस के, तो 76,000 कांग्रेस के, 3,500 नोटा के, तो 15,000 की लीड। नोहर की बात की जाए तो 2,83,000 के लगभग वोट, जिसमें से पोलिंग होती है 1,94,000 की, वहां पर 1,05,000 कांग्रेस को, तो 84,000 बीजेपी को, 3,400 वोट नोटा को, तो 22,000 की लीड बताई जा रही है कांग्रेस की। भादरा से 2,76,000 की पोलिंग होती है, वोट है, तो वहां पर 1,81,000 की पोलिंग हो रही है, तो 92,000 कांग्रेस को, तो बीजेपी को 87,000, 2,000 नोटा को, और लगभग 4,500 के वोट की यहां पर कांग्रेस की लीड। कहीं ना कहीं ये टक्कर है, भादरा का मामला टक्कर में हो सकता है कि बीजेपी आगे भी आ जाए, हो सकता है टक्कर में, हो सकता है कांग्रेस भी आगे आ जाए, आएगी तो थोड़ा बहुत, या बीजेपी यदि भीतरघात हुआ तो कांग्रेस आगे आ जाएगी। रतनगढ़ में 2,80,000 वोट है, उसमें से 1,64,000 की पोलिंग हुई, तो 82,000 कांग्रेस के, तो 79,000 बीजेपी के, 3,000 नोटा को, तो 3,000 की लीड। यहां पर भी कांग्रेस टक्कर मान के चल रही है। रतनगढ़, भादरा और तारानगर में टक्कर मान के चल रही है, दोनों ही पार्टियां कम ही मार्जिन बता रही हैं जीत का। यहां पर हो सकता है पीछे भी आ जाएं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम टक्कर में हैं, बराबर रह जाएंगे, बाकी तो हम आगे आ रहे हैं। तो ऐसे करके कांग्रेस, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है लगभग 96,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल कस्वा का कहना है, उनके समर्थकों का सूत्रों से उनका कहना है कि लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे, वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन ये भी है कि बीजेपी के अंदर क्या भीतरघात होगा क्या? जिस प्रकार से फर्जी पोलिंग नहीं हुई, फर्जी वोट इस बार नहीं पड़े, जनता का कईयों से बात की, उनका कहना है कि प्रशासन ने फर्जी वोट डालने ही नहीं दिए। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसे कैसे? तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार इस बात का भरोसा नहीं था, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं था कि जो वोट डलवा रहे हैं कहीं वो कांग्रेस को नहीं डाल जाए, क्योंकि भीतरघात का संभव था। जाट पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता घूम तो बीजेपी के साथ रहे थे, वोट कांग्रेस को देंगे। अब बात आती है गोदी मीडिया की। ये बात क्यों कह रहा हूं? गोदी मीडिया जब चुनाव नहीं हुआ तब तक कह रहे थे कि राहुल कस्वा जीत रहा है, जीत रहा है। जैसी पोलिंग हुई तो कि टक्कर में है, टक्कर में। पोलिंग के बाद आया उनका रुझान की काफी चुनाव फंस गया है, टक्कर में है, जीतना मुश्किल है, बीजेपी भी जीत सकती है। ऐसा इसलिए कि
बीजेपी एक समीकरण होती है, जो पार्टी जीत रही होती है, 12 सीटों का चुनाव हुआ, बाकी का आगे का राजस्थान में होना है, तो एक माहौल बनने लग गया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लगभग सीटों पर जीत रही है और बीजेपी को मात दे रही है। कहीं आगे वाले 13 सीटों पर प्रभाव ना पड़ जाए कि सरकार बदल रही है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी 12 की 12 सीटें जीतने का दावा किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने सबने सभाओं के दौरान कि हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। दावा सारी पार्टियां करती हैं। गोदी मीडिया क्या करती है? तो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं पर टक्कर बता रही है, तो कहीं पर थोड़ा बहुत लिख रहे हैं कि हो सकता है जीत सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात में ये मेरे सामने आया, मैंने कई लोगों से चर्चा करी। बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता मीडिया के अंदर कहीं पर भी बयान देने से बचते थे। वो घूम तो बीजेपी के साथ रहे थे, वोट कांग्रेस को डाल रहे थे कि मीडिया में पूछे यदि कैमरा ऑन पर तो यही कहते हैं कि हम बीजेपी को देंगे। कहीं ये रिकॉर्ड ना हो जाए, नेताजी के पास ना पहुंच जाए कि तू घूम तो यहाँ रहा है, वोट डाल रहा वहां। तो कहीं ना कहीं जब कैमरा ऊपर बात की जाए तो बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता और जाट कांग्रेस को वोट डालकर गए हैं। ये भीतर घात तो हुआ या नहीं, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में विश्लेषण में कई तरह के आंकड़े। सट्टा बाजार की बात की जाए तो चूरू के सट्टा बाजार में राहुल कसवा के जीत के सट्टे लग रहे हैं, लीड के कि कितने वोटों से जीतेंगे इसके भाव चल रहे हैं सबसे ज्यादा, कि कितने वोटों से ज्यादा जीत के मार्जिन को लेकर सट्टे ज्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल कसवा की सट्टा बाजार में भी जीत है। तो अब ये देखने लायक होगा कि जहां पर चर्चा आई कि एक जगह ये भी आया कि देवेंद्र झाझड़िया का जहां ससुराल था, तो वहां पर एक लेडीज से बात होती है, वो कहती है हमारे यहाँ गांव का जवाई था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने राहुल कसवा को वोट डाला, जाट थे। तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि जाट समुदाय एक तरफ होकर राहुल कसवा को वोट डाला है। अब बात आए कि जयचंद कौन? भाजपा पार्टी के नेता चूरू के रविंद्र भाटी का प्रचार करने वहां कार्यालय के वहां फोटो नजर आ रही है। तो आखिर जयचंद कौन है? क्या जाति के आधार पर प्रचार नहीं हो रहा? क्या इनको निकाला जाएगा? क्या इनको मंच के माध्यम से वो जो उस समय नेता बोल रहे थे वो कहेंगे कि आखिर जयचंद कौन? बीजेपी के कैलाश चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहां जयचंद बनकर भीतरघात नहीं हो रहा? लेकिन ये एक सवाल है, दोनों पार्टियों के समर्थक अलग अलग मंच के माध्यम से उठा रहे हैं। चूरू का चुनाव बाकी जगह के चुनाव से अलग ही था। चुनाव काका भतीजा के बीच बना था, खाज मिटाने को लेकर बना। तो राहुल कसवा उसके बाद विक्ट्री साइन भी दिखाते हैं कि मैं जीत गया। राहुल कसवा कह रहे हैं कि हमको आवाज उठानी थी, कहीं ऐसा ना हो कि हम आवाज उठा नहीं पाए, रिजल्ट जो रहेगा, परिणाम जो रहेगा वो उसकी चिंता नहीं, हमको तो काका की खाज मिटानी थी। लेकिन ये दोनों पार्टियों के अलग अलग हैं। चुनाव बड़े ही अच्छे तरीके से लड़ा गया। चुनाव जातिगत आधार पर बन गया, कहीं ना कहीं राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा चुनाव बन गया। भारतीय जनता पार्टी अपने मंच के माध्यम से लगातार देवेंद्र झाझड़िया को जाट नेता बनाने की कोशिश कर रही थी और उसकी जाति बताने की कोशिश कर रही थी। ये मुसीबत में आ गया था कि कहीं पार्टी के नेता की जाति बतानी पड़ रही थी मंच के माध्यम से, लेकिन ताकि जाट वोट एक तरफा ना पड़े और इधर आ जाए। लेकिन SC ST के वोट कहीं ना कहीं भी कांग्रेस को एक तरफा चले गए, काफी जगह चूरू के अंदर भी मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां चुनाव नहीं जीत रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जब तमाम गोदी मीडिया को छोड़कर देखेंगे, जब असलियत में बात करेंगे, किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, बीजेपी की भी पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेंगे, जब भीतर घात को समझना होगा तो जाट जो पार्टी है, जो जाट हैं उनसे पता करेंगे। जब कैमरा ऑफ होकर और वैसे बात करेंगे तो बात आती है कहीं ना कहीं बहुत सभी लोगों की नहीं, राहुल कसवा को वोट दिया है। तो ये सबसे विश्लेषण में आता है कि कहीं ना कहीं जो 70,000 की पोलिंग कम हुई है वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुई है। जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, जो ब्राह्मण बनिया और हैं, दोनों तरफ जाट बताकर उन्होंने वोटिंग में इतनी रुचि नहीं ली, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है वोटिंग कम होने से। चुनाव आयोग इतना प्रचार प्रसार करता है, उसके बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत कम होना, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से खुश ना होना,
दोनों के घोषणा पत्र और उस चुनावी एजेंडे को लेकर जनता खुश नहीं होती है, चुनाव के प्रति तो जागरूक है कि वोट डालना है नहीं डालना। लेकिन सबसे बड़ा यही, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चूरू से जीत रही है। सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस लगभग, कई लोगों का कहना है कि सुजानगढ़ से है जो कांग्रेस है वो लगभग 20,000 वोटों से लीड बता रहे हैं, तो कोई 15,000, जो मैंने कांग्रेस का जो लगभग 96,000 वोटों से जीत का, ये एक टफ फाइट के अंदर बताया जा रहा है कि इतने से तो लगभग हम जीतेंगे, इससे कम तो नहीं जीतेंगे सारी चीजें को लेकर। नोरपादरा के अंदर SC ST और जाट का वोट एक तरफा पड़ा हुआ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो आता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत रही है। किसी भी एंगल से, जातिगत के हिसाब से या विधानसभा के एरिया के हिसाब से निकालेंगे, जब चूरू के अंदर भी कांग्रेस लीड कर रही है, चूरू के बीजेपी के नेताओं के बूथ पर भी कांग्रेस लीड कर रही है, जो चूरू के 10-12 गांव है उनको छोड़ दीजिए, बाकी जगह जो विधानसभा के अंदर बीजेपी को वोट पड़े थे, जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा लीड मिली, वहीं पर ये फैक्टर, जाट फैक्टर नजर आया। उन गांवों में जब देखते हैं बूथ वाइज, वहां के लोगों से बात करें तो वो काफी कांग्रेस आगे लीड आ रही है कि जाट को एक तरफा और SC ST का वोट गया है। तो वहां देखने को समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत रही है। धन्यवाद।